काली हवेली का शाप। रात का समय था। पहाड़ों की गोद में बसा छोटा सा गांव कातरगढ़ एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा के झोंके सूखे बांस के जंगल में सीटी बजाते हुए निकलते और दूर कहीं किसी कुत्ते का भौंकना उस सन्नाटे को और गहरा कर देता। पहाड़ी ढलान पर पुरानी बेलों और जंगली झाड़ियों से घिरी एक हवेली खड़ी थी, काली हवेली। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उसे यह नाम उसके काले पत्थरों से नहीं बल्कि उसके इतिहास से मिला था। इतिहास जो धुएं की तरह आंखों में चुभता था और हर नई पीढ़ी के सपनों में घुस आता था। लोग कहते, जो भी वहां सच्चाई ढूंढने जाए वह लौटकर जिंदा नहीं आता, और अगर आता भी है तो वैसा नहीं रहता। अर्णव, दिल्ली का युवा पत्रकार, उसी हवेली का सच जानने आया था। उसका चैनल खामोश सच देश भर के भूले बिसरे रहस्यों पर शो बनाता था। उसने सोचा, एक और एपिसोड, एक और सच्चाई। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसकी अपनी जिज्ञासा भी थी, वह बेचैनी जो किसी रहस्य की गंध सूंघते ही उठती है। बस अड्डे पर उतरा तो एक ठिठुरन सी उसके कंधों पर आ बैठी। पतली स्वेटर के भीतर सर्द हवा पनाह लेने लगी। चाय की खोखी से उबलते केतली की सीटी सुनाई दी। अर्णव ने कप उठाया ही था कि गांव के सरपंच, एक दुबले पतले सांवले चेहरे वाले आदमी, हरिराम, पास आ खड़े हुए। साहब, आप वही हो ना जो शहर से आए हैं? उन्होंने कड़ी निगाहों से पूछा। जी, अर्णव मुस्कुराया। अर्णव, खामोश सच से काली हवेली पर शोध करने आया हूं। हरिराम ने चाय की भाप में अपना चेहरा कुछ और सख्त कर लिया। हवेली का नाम मुंह से मत लो रात में। यहां लोग उसे ऊपर वाली कोठी कहते हैं। और आप ठहरे कहां? कोई सराय? अर्णव ने पूछा। सराय यहां नहीं, आप मेरे घर रुक जाइए आज की रात। सुबह शाम का खाना मिलेगा। बस। हरिराम रुका। उधर मत जाएगा अंधेरा होने के बाद। अर्णव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ रहस्य डर से बड़े होते हैं, कुछ जिज्ञासा से। उसे लगा उसने दोनों को साथ बिठा रखा है। रात को सरपंच के घर दाल भात के साथ घी की महक बिखर गई। चूल्हे की आंच में खपरेल की छाया थरथराने लगी। हरिराम की पत्नी सावित्री चुपचाप थाली रख गई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। अर्णव ने पूछा, डरती हैं आप भी? सावित्री की आंखों में एक डरपोक चमक उभरी। डरती नहीं, बस सुनती आई हूं। मेरे बाबा हवेली में राजमिस्त्री थे। कहते थे, दीवारों में सांस बची है, कभी कभी रोती हैं। हरिराम ने घूर कर देखा। बातें कम कर, खाना खिला। खाने के बाद कोठरी में बिछा बिस्तर था। दीवार पर लगे लकड़ी के चौखट के बाहर नीम की डालियों की परछाई पड़ती। हवा से वे हिलती तो लगता जैसे कोई इशारों से बुला रहा हो। अर्णव ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क कमजोर था। उसने ऑफलाइन नोट्स खोले। काली हवेली, उठान और पतन, रानी अनन्या, राजा वीरेंद्र, सेनापति तारकेश्वर। 3 नाम जो हर जुबान पर थे। कुछ उन्हें देवता मानते, कुछ दानव। कहानी जो भी हो, सच केवल एक होगा, अर्णव ने सोचा। और नींद की खुली आंख में उसके सपनों के पैर घुस आए। उसे लगा वह हवेली के सामने खड़ा है। मुख्य दरवाजा आधा खुला है। भीतर अंधेरा बह रहा है। दीवारों पर धुआं सा, छत पर मिट्टी जमी, गुंबद से चांद टपक रहा है। और भीतर एक सूरत दिए की लौ जैसी कांप रही है। पायल की खनक, किसी के हल्के हल्के कदम। कौन? आवाज गूंज कर लौटी। कौन? कौन? उसने हाथ बढ़ाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से ठंडी हवा ने उसका चेहरा छुआ और अचानक किसी ने उसके कान से फुसफुसाकर कहा, सच अभी भी वही है। अर्णव की आंख खुली। एक पल उसे समझ नहीं आया कि वह कहां है। फिर नीम की छाया पहचान कर उसने लंबी सांस ली। घड़ी 3 बजा रही थी। बाहर से हल्की सी बांसुरी की धुन आई, या हवा की, या किसी अनकहे डर की। वह करवट बदला। सुबह आने की जल्दी दिखने लगी। सुबह की चाय पीते हुए अर्णव ने फैसला लिया, आज ही हवेली जाएगा। हरिराम ने उसे रोका। दिन ढलने से पहले लौट आना।
और अगर किसी ने आवाज दी तो देखना मत। कौन आवाज देगा? अर्णव हंसा। जो सुनाई देती है, हरिराम ने सूनी आंखों से कहा। वह हमेशा सच नहीं होती। गांव से हवेली तक का रास्ता कच्चा और चढ़ान भरा था। पुराने बरगद की जड़ों ने पगडंडी पकड़ रखी थी। पत्तों के बीच बीच में सूर्य के छोटे सिक्के चमकते। दूर तक काली हवेली के 4 बुर्ज दिखते, टूटे, मगर फिर भी ऐसे जैसे वे आसमान के खून में उंगली डुबोकर नाम लिख सकते हो। हवेली के चारों ओर नीची नीची दीवारें थीं, जिन पर काई उगी थी। एक लोहे का गेट कुंडियां जंग से चिपककर सो चुकी थी। अर्णव ने धक्का दिया। कुंडी चरचराई, जैसे किसी बूढ़े आदमी की हड्डी कई साल बाद खींच गई हो। भीतर सन्नाटा। एक कंधा झुकाए, छायाओं से ढकी हवेली, और उसके भीतर इतिहास की घुटन। अंदर पहली ही देहरी पर टूटी हुई चौकी, चीथड़े में लिपट्टा एक पर्चा और सूखे फूल। शायद कोई अभी भी यहां पूजा करता था। दीवारों पर कच्चे रंग से बने कमल, शंख, त्रिशूल और जगह जगह आंसुओं जैसी लटकी नमी। आंगन के बीच फव्वारा था, सूखा, लेकिन टंकी में जाले ऐसे फैले जैसे बूढ़े वक्त ने अपने पांव पसार दिए हों। अर्णव ने बैग से कैमरा निकाला। रिकॉर्डिंग शुरू। कातरगढ़ की काली हवेली। उसका स्वर हल्का कांपा। इसे बनाने वाले राजा वीरेंद्र के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हवा, पत्थर, रोशनी, सबकी रूहें यहां बांध दी। आज हम खोजेंगे कि क्या सच में दीवारें बोलती हैं। वह दाएं गलियारे में मुड़ा। लकड़ी की फर्श से जैसे किसी ने कराह कर कहा, हल्का कदम रखो। कमरों के किवाड़ खुले थे। हवा में पुरानी धूल की गंध। एक कमरे में रतनजोत का टुकड़ा, दूसरे में पीतल का टूटा हुआ दर्पण, तीसरे में अंधेरे की चादर में ढकी एक मेज। उसने पर्दा हटाया। मेज पर एक मोटी चमड़े से जुड़ी डायरी, पन्नों के किनारे काले, बंधन पुराना, सामने उकेरा हुआ था। अनन्या। अर्णव के रोंगटे खड़े हो गए। रानी अनन्या की डायरी उसके हाथों में। उसने कैमरे को मेज की ओर झुकाया, माइक्रोफोन चालू किया, डायरी खोली। पहला पन्ना सूखे गुलाब से सजा था। उस पर स्याही के अक्षर रोशनी में चमक उठे। आज फिर हवेली ने मेरी फुसफुसाहटों को पी लिया। मैं रानी हूं, पर इस नाम में कहीं मेरी सांसें खो जाती हैं। यहां हर दरवाजे के पीछे सच और झूठ का एक पर्दा लटका है। मैं किसे हटा दूं? अर्णव पन्ना पलटता गया। हर पन्ने में अनन्या की आवाज थी, तारों से चुनी हुई, मिट्टी में दबाई हुई, फिर भी साफ। सेनापति तारकेश्वर, राजा का विश्वास पात्र, हवेली में विचित्र कुएं खोदवाता है। कहता है राज्य की रक्षा के लिए, लेकिन रात को उन कुओं से फुसफुसाहट आती है। हमें बाहर निकालो। मैंने राजा से कहा, कुएं बंद करवाइए। राजा हंस पड़े। डरती हो रानी? मैंने मुस्कुराकर कहा, डरती नहीं, देखती हूं। राजा का हंसना उस दिन पहली बार मुझे खाली लगा। आज मुझे एक बूढ़ी दाई ने बताया, हवेली की नींव में जीवित वस्तुएं दफन की जाती हैं ताकि हवेली जिंदा रहे। मैंने कहा, बकवास। पर रात को मेरी खिड़की के नीचे किसी ने रोया, रानी हमें भी देखो। मैं पूरा सच जानना चाहती हूं, पर सच आंखों में गड़ता है। अर्णव की सांस भारी होने लगी। हवेली की नींव में जीवित? उसने खुद से पूछा। वह मेज पर झुका तो मेज चरमराई। एक छुपा हुआ खांचा खुला। उसमें कोई चाबी थी, कांसे की, जंग लगी पर भारी। चाबी के साथ एक छोटा कागज जिस पर लिखा था, अगर तुम सच देखना चाहती हो नीचे जाओ, पर सावधान, सच लौटते नहीं। नीचे तहखाना। अर्णव ने कैमरा कंधे पर टांगा। कमरे के कोने में एक कालीन पड़ा था, गहरे लाल, धूल से भरा। उसने उठाया तो नीचे लकड़ी का ढक्कन दिखा, जैसे कोई झरोखा। चाबी उसी में लगी। उसने चाबी घुमाई। ढक्कन ने एक कराह के साथ अपना पेट खोला। अंधेरा, सीढ़ियां, नमी की बदबू और दूर से आती या कल्पना से हल्की सी करुणा भरी रुलाई। एक एक कदम नीचे। सीढ़ियां गीली थीं, दीवार पर काई, स्पर्श में ठंडी। नीचे एक लंबा गलियारा खुला, दीवारों में छोटे छोटे आर्च जिनमें दियों की खाली थालियां रखी थीं।
कहीं कहीं राजसी नक्काशी, मगर उस पर समय के दांतों के निशान, हवा में किसी पुराने इत्र का हल्का सा गंध, और साथ ही मिट्टी, जंग और कुछ ऐसा जिसे शब्द नहीं दे पाते। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा घेरा, गोलाकार हॉल, बीच में पत्थर का कुआं, कुएं का मुंह लोहे के पटरे से ढंका, जिस पर संस्कृत में उकेरा था, मौन। अर्णव ने कैमरा तिपाई पर रखा, माइक्रोफोन चालू। उसने पटरे पर हाथ रखा, ठंडा। उसने कान लगाया, कुछ नहीं। फिर भी कुछ थी वहां, अदृश्य मगर उपस्थित। उसने जंग लगी कील उठाई, पटरे को ठकठकाया। आवाज गूंज कर लौटी, मौन, मौन, मौन। यह वही कुआं है? अर्णव बुदबुदाया, जिसका जिक्र अनन्या ने किया। उसने चारों ओर देखा। हॉल की दीवारों पर पत्थर की तख्तियां थीं। हर तख्ती पर एक नाम, कभी देवता का, कभी सेवक का, कभी किसी अनजान औरत का। एक तख्ती पर अमृता और नीचे छोटा सा उकेरा, दाई। दूसरी पर वैद्य शिवानंद। तीसरी पर नित्या, औरत का नाम। ये नाम क्यों? क्या वे? अचानक उसके पीछे हल्की सी पायल बजी। अर्णव ने पलटकर देखा। हॉल के मुहाने पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, सिर पर हल्का सा घूंघट, हाथ में दिया। उसके कदम इतने हल्के थे कि लगता जैसे वह हवा से बनी हो। उसने धीरे धीरे दिया उठाया और बिना शब्दों के अर्णव से पूछा, तुम आए हो? कौन? अर्णव की आवाज सूख गई। घूंघट के भीतर से एक धीमा सा उत्तर आया, जिसकी डायरी तुमने छुई। दिया कांपा, लौ थरथराई। मैं अनन्या हूं, अर्णव। आप रानी? अर्णव को यकीन नहीं हुआ कि वह जो देख रहा है सच है, पर सन्नाटा झूठ बोलना नहीं जानता। तुम सच ढूंढने आए हो, उसने कहना शुरू किया, और सच एक ही है। हवेली की नींव में जो बंधा, वह केवल पत्थर नहीं था। शाप तब जन्मता है जब किसी का धड़कता हुआ दिल जिंदा दफन कर दिया जाए। दफन? किसका? अर्णव की रीढ़ में बर्फ उतर गई। उनका। अनन्या ने दिए की लौ नीचे किए, दीवार की तख्तियों की ओर, जो दुष्टों से राज्य बचाने के नाम पर दीवारों में चुन दिए गए। तारकेश्वर ने राजा को समझाया, राज्य तभी अटूट होगा जब हवेली सांस लेगी, और उसने हवेली को गहरी सांसें दी, जीवितों की। राजा ने आंख बंद की और बोला, अगर यह परंपरा है तो ऐसा ही हो। परंपरा? अनन्या के स्वर में एक कटु मुस्कान थी। सबसे बड़ा आवरण, उसके भीतर सब छुप जाता है। अर्णव ने गला साफ किया, तो शाप उनका है? कुछ यात्राएं होठों पर नहीं उतरती। अनन्या ने दिए की लौ कुएं पर रख दी। जब मैंने सच जाना, मैंने राजा से कहा, सब बंद कर दो। उसने कहा, क्यों डरती हो? मैंने कहा, डरती नहीं, देखती हूं। उसने हंसकर कहा, देखने वाले थक जाते हैं। थकान सच का पहला दुश्मन है, अर्णव। राजा थक गया, और तब मैंने यह कुआं बंद करवाया। फिर शाप कैसे? अनन्या की आंखें, या उस दिए के पार झलकती छाया, धीरे धीरे बुझती लौ की तरह कांपी। मैं देर से पहुंची। आखिरी रात, आखिरी दीवार, उसमें किसी के रोने की आवाज थी। मैंने हाथ लगाया, दीवार गर्म थी। उसकी आवाज रुक गई। मैंने दीवार तोड़नी चाहिए। तारकेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, रानी, परंपरा का अपमान मत करो। वह मुझे कमरे में बंद कर गया। सुबह जब दरवाजा खुला, दीवार ठंडी थी और हवेली शांत। अर्णव ने कांपते हाथों से कैमरा संभाला। आप यहां क्यों हैं? किसी को सच सुनाने के लिए, अनन्या ने कहा, और किसी का हाथ पकड़कर निकास तक लाने के लिए। पर अपना हाथ किसने पकड़ा? वह मुस्कुराई, उदास मुस्कान। अचानक ऊपर से भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धूल हॉल में छा गई। अनन्या ने दिया उठा लिया। चलो, उसने कहा, तुम्हें बाहर जाना है, शाम होने में देर नहीं। लेकिन अर्णव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अनन्या रुक गई। सच का दूसरा चेहरा भी होता है। जब तुम बाहर जाओगे तो लोग कहेंगे कहानी बनाता है। कोई कहेगा पब्लिसिटी, कोई कहेगा डर। मगर तुमने जो देखा, उसके सामने नामों के शोर बहुत छोटे हैं।
सीढ़ियां चढ़ते हुए अर्णव को लगा जैसे हर पायदान उसके पैरों के भीतर उतर रहा है। ऊपर चौखट पर पहुंचे तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अनन्या, घूंघट, दिया, दूरी। उसने हाथ उठाया। आभार, बचाव, विरोध, समझ, सब एक साथ। अनन्या ने बस दिया जरा और ऊंचा कर दिया, बिना आवाज के कहा, जाओ। अर्णव ने दरवाजा खोला। हवेली के आंगन में हवा तेज हो चुकी थी। धूप झुक गई थी। वह बाहर की ओर भागा, गेट से, पगडंडी से, पुराने बरगद से। पीछे देखना उसने ठीक समझा नहीं। गांव की पहली कच्ची झोपड़ी की छाया में वह रुका और घुटनों के बल बैठ गया। सांस जैसे किसी ने हथेली से दबा दी हो, धीरे धीरे लौट आई। हरिराम के घर पहुंचा तो सांझ ढल चुकी थी। सावित्री ने बिना बोले पानी का गिलास रखा। हरिराम ने बस पूछा, देख आया? डायरी, तहखाना, कुआं, अनन्या। अर्णव की आवाज चलना सीख रही थी। मैंने रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है कुछ है इस कैमरे में, कुछ जो बस आप देखिएगा। रात को गांव में अजीब बेचैनी थी। कुत्ते बार बार भौंक उठते। नीम का पेड़ पत्तों का फर्ज निभाता रहा। अर्णव ने कैमरा चलाया, लैपटॉप में फुटेज डालने लगा। शुरू में सब वैसा था जैसा उसने रिकॉर्ड किया था। गेट, आंगन, कमरे, डायरी। लेकिन जैसे ही वह तहखाने में उतरा था, वहां से वीडियो बदल गया। स्क्रीन पर वह हॉल था, पर कुएं पर मौन की जगह वाणी उकेरा था। दीवारों की तख्तियों पर नाम नहीं, चेहरे उभरे, जिंदा आंखें खुली, होंठ थरथराते। और बीच में अनन्या, पर उसके हाथों में दिया नहीं था। वह खाली हाथ खड़ी थी। उसने कैमरे में सीधे देखा, जैसे स्क्रीन के आर पार, और बोली, सच अभी भी वही है। अर्णव का दिल धक धक करने लगा। यह मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हरिराम ने भौहें सिकोड़ी। रिकॉर्ड वही होता है जो तुम देखते हो, और कभी कभी जो तुम देखना चाहते हो। लेकिन यह तो। अर्णव शब्द खोजता रहा। स्क्रीन पर अनन्या ने धीरे से अपनी हथेली खोली और उसमें से दिए की लौ उभरी, धीरे धीरे, जैसे स्मृति जाग रही हो। उसने लौ हॉल में रख दी। रोशनी बढ़ी तो दीवार पर उभरी परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर उनमें से एक सबसे बड़ी रुक गई। वह बढ़कर कमरे के बीच आ गई और उसने अपना चेहरा उठाया। वह चेहरा तारकेश्वर का था। सेनापति? अर्णव फुसफुसाया। स्क्रीन पर उसकी आवाज भी चल रही थी, तहखाने की हवा में घुलती हुई। तारकेश्वर की परछाई ने लंबी सांस ली। परंपरा शब्द स्क्रीन पर धूल की तरह उभरा। परंपरा, और फिर वह चुप हो गया। गलती, उसने कहा। परंपरा के नाम पर गलती। राजा ने कहा, राज्य बचे। मैंने सोचा, रानी क्या जाने राज्य। मैंने दीवारें बनाई, मैंने हवेली को सांस दी, पर वह सांस जो हमने दी, उसी ने हम सबकी सांसें चुरा ली। अचानक स्क्रीन झिलमिलाई। तस्वीर टूटकर काले में गई। फिर लौटी तो हॉल खाली था, कुआं मौन, दीवार निर्जीव। अर्णव ने प्लेयर को रोका। कमरा ठंडा था या उसकी हड्डियां? बाहर हवा जोर से चली। छत पर टंगी लालटेन हिल गई। तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, हरिराम बोला। उसकी आवाज आदेश की तरह नहीं, अनुनय की तरह थी। मुझे सच चाहिए, अर्णव ने कहा। जो आपने देखा वही दुनिया देखे, वरना मैं झूठा कहलाऊंगा। मैं नहीं, सच। और अगर सच झूठा कहलाता है तो दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, हरिराम ने थके स्वर में कहा। कुछ बदलेगा नहीं? कहीं तो बदलना होगा, अर्णव ने धीरे से कहा। कल सुबह मैं फिर जाऊंगा। सावित्री ने चौखट पर खड़ी खड़ी बस इतना कहा, सुबह जल्दी जियो और दिया ले जियो। 2 सुबह की हवा में एक ताजगी थी, प्रायश्चित की सी। अर्णव ने 2 दिए, एक माचिस, कैमरा और टॉर्च बैग में रखा। पगडंडी आज कम लंबी लगी, शायद रात की चढ़ान उतरती है। उसने हवेली के गेट को संभल कर खोला। आंगन आज कुछ साफ सा लगा, जैसे किसी ने रात में झाड़ू लगाया हो, या यह आंखों का भ्रम। उसने डायरी वाली मेज तक जाकर दिए जलाए और एक दिया वहीं रख दिया। दूसरा ले जाकर तहखाने की सीढ़ियों पर रखा।
हर 5 पायदान पर एक एक पल रुककर। नीचे हॉल तक उजाला साथ आया। कुएं के पटरे पर उसने हाथ रखा। अनन्या, उसने पुकारा। बिना जाने की पुकार किसे रहा है, आवाज हॉल में गिरी और नीचे कुएं में उतर गई। किसी ने नहीं कहा कौन। फिर भी उसे महसूस हुआ, इलाका जानता है वह आया है। दीवारों की तख्तियों के पास जाकर उसने कैमरा टिपाई पर टिकाया। स्क्रीन पर वही हॉल दिखा, पर अब तख्तियां खाली थीं। कोई नाम नहीं, कोई आकृति नहीं। वह घबराया। उसने डायल घुमाकर झूम किया। कुछ नहीं। क्या रात का फुटेज? उसने बुदबुदाया। सिर्फ रात का? कुछ आवाजें? पीछे से किसी ने कहा। दिन की रोशनी में शर्माती है। अर्णव ने पलटकर देखा। अनन्या खड़ी थी, आज बिना दिया। उसकी आंखों में वैसी उदासी नहीं थी, कुछ दृढ़ता थी, जैसे वह आज कुछ तय कर चुकी हो। आज तुम्हें सच मिलेगा, उसने कहा, पर सच की एक शर्त होती है, वह किसी की कीमत लेकर आता है। किसकी? अर्णव ने टॉर्च कसकर पकड़ी। या तो झूठ की, अनन्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, या विमर्श की। तुम तय करो, क्या दोगे? अपने समय का शो, अपनी बैकग्राउंड संगीत, अपने पहले आप ये देखें वाले कट? क्या तुम सच को वैसे ही सुनाओगे जैसे तुमने सुना, टूटा, असुविधाजनक, बिन सजावट? अर्णव ने आंखें नीचे की। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, अनन्या ने कहा, वचन। अर्णव ने कैमरा की ओर देखा। लेंस जैसे किसी आंख की तरह उसे देख रहा था। उसने सिर उठाकर कहा, वचन। अनन्या ने कुएं के पटरे पर उंगलियां फेरकर धीमे धीमे एक संस्कृत श्लोक बोला। शब्द जो अर्णव समझ नहीं पाया, लेकिन उनके अर्थ उसकी हड्डियों में उतर गए। पटरा कांपा, जैसे कोई भारी सांस भीतर से उठी और बाहर आई। दीवारें हिल गई। तख्तियों पर नाम उभरने लगे, धीमे, जैसे पानी से शब्द लिखे जाते हैं। अमृता, नित्या, शिवानंद, हरिकांता, रघु, और एक तख्ती जिस पर नाम नहीं था, बस खाली जगह, और उसके नीचे उकेरा, रानी। यह मेरी जगह थी, अनन्या धीमे से बोली। वह रात मैं वहां होना चाहती थी, उनके बीच, उनके साथ, पर मैं बंद कर दी गई। और यह खाली जगह तभी से खाली है। अब? अर्णव ने सहज पूछा। अनन्या ने दीवार से नजर नहीं हटाई। अब यह खाली जगह किसी के नाम से भरनी है, जो सच को बाहर ले जाए और उसे वापस आने की आवश्यकता न रहे। अर्णव ने उसकी बात समझने की कोशिश की। हवा भारी हो गई। मेरा नाम? उसके मुंह से निकल गया। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। सच हमेशा किसी बहाने से आता है। पत्रकार, कवि, पागल, प्रेमी, जो भी उसे उठाकर बाहर ले जा सके। मैंने तुम्हें चुना, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तुम्हें जाना है सच लेकर, तो जाओ, पर याद रखो, सच की कीमत तुम अपने हर वाक्य में चुकाओगे। तुम कभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाओगे। हर शोर तुम्हें मौन की याद दिलाएगा। अर्णव ने महसूस किया, उसके भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ रहा है, जैसे कोई पुरानी गांठ खुलती है और नई गांठ लगती है। उसने कैमरा उठाया, रिकॉर्ड का बटन दबाया और बोला, मैं वचन देता हूं। कुएं ने एक धीमी सी गूंज लौटाई। वचन। दीवार की खाली जगह पर धीरे धीरे अक्षर उतरने लगे। साक्षी। नाम अर्णव का नहीं था, पर शायद अर्थ था। वह मुस्करा दिया। कहीं राहत थी कि उसका नाम नहीं उभरा, कहीं डर भी कि कहीं कोई और अर्थ हो। अनन्या ने धीमे से कहा, जाओ, ऊपरी हवा बदली है, कुछ दीवारें आज खुद ही गिरना चाहती हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा जैसे हवेली हल्की हो रही है। आंगन में पहुंचा तो सचमुच दाईं तरफ की एक दीवार का हिस्सा गिर चुका था। ईंटें बिखरी थीं और मिट्टी, पर उस मिट्टी में एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा चमक रहा था, न जाने किसका। अर्णव ने हाथ जोड़े, ज्ञान नहीं, एक प्रकार की क्षमा में। गेट से बाहर निकलते ही उसे लगा,
हवा में वही बांसुरी का स्वर है जो पहली रात सुना था, पर आज वह स्वर डर का नहीं, विदाई का था। पगडंडी पर चलते हुए उसने पलटकर नहीं देखा। कुछ जगहों को आखिरी नजर नहीं मिलती, वे आंखों को अपने साथ खींच लेती हैं। गांव पहुंचा तो लोग बाहर आ गए, जैसे किसी अनुष्ठान के बाद जुलूस लौटता है। हरिराम ने बस आंखों से पूछा, लाए? अर्णव ने बैग थपथपाया, लाया। रात तक उसने फुटेज की पहली कटिंग कर ली। आश्चर्य, आज फुटेज वैसा ही था जैसा उसने देखा, न कम न ज्यादा। कोई जादू, कोई छलावा नहीं, सिवाय उन आवाजों के जो उसे लग रहा था वह केवल वही सुन रहा है। अनन्या का वचन बार बार उसके कानों में उठता। वह हर साउंड इफेक्ट हटाता, हर अनावश्यक कट निकालता, हर सनसनीखेज लाइन काटता और कहानी को उसी करुणा में बहने देता जिसमें वह सुन आया था। सुबह तक एक शांत सा दस्तावेज था, घंटे भर का, जिसमें बस हवेली की सांसें थीं, दीवारों की फुसफुसाहट और अनन्या का दिया। उसने वीडियो का नाम रखा मौन और डिस्क पर लिख दिया कातरगढ़, काली हवेली, सच। दिल्ली लौटते हुए बस पहाड़ों की घटाएं छू रही थीं, पत्थरों पर धूप सरकती थी। गांव पीछे छूटता गया। हवेली पहाड़ के मोड़ पर एक छोटी सी बिंदी बनकर खो गई। फोन में नेटवर्क आया तो चैनल के प्रोड्यूसर का मैसेज चमका, जल्दी भेजो फुटेज, टीआरपी चाहिए, थोड़ा मसाला डाल देना, रानी का भूत टाइप। अर्णव ने मैसेज पढ़ा, मुस्कुराया नहीं, बस खिड़की की ओर देखने लगा, जहां पहाड़ एक लंबी पंक्ति में खड़े थे, जैसे तहखाने की तख्तियां। उसने एक छोटा सा जवाब टाइप किया, मसाला नहीं, मौन मिलेगा। दोपहर तक उसने लिंक भेज दिया। शाम होते होते प्रोड्यूसर का कॉल आया, यार ये बहुत धीमा है, हमारे दर्शक बोर हो जाएंगे। कुछ इंटेंस बैकग्राउंड डालते हैं, कुछ डरावने कट, क्लोजअप में चीखें। चल। एक पल को अर्णव चुप रहा, फिर बोला, नहीं, जो है वही रहेगा। अगर कोई बोर होता है, होने दो। सच अक्सर बोर कर देता है, क्योंकि वह लंबे वाक्य में आता है, न कि चटक हेडलाइन में। तुम्हारी मर्जी। उधर से टोन ठंडी हो गई, पर जिम्मेदारी तुम्हारी। कॉल कट गया। कमरे में एक चुप्पी गिर गई, पहाड़ी तहखाने जैसी। अर्णव उठा, खिड़की के पास दिया रखा, माचिस जलाई, लौ कांपी और स्थिर हो गई। उसने आंखें बंद की। लौ के पार अनन्या का चेहरा उभरा, घूंघट, दिया, दूरी और एक धीमी सी आवाज, वचन। वीडियो उस रात चैनल पर चला। शो की टीआरपी उम्मीद से कम रही। सोशल मीडिया पर 2-4 मजाक भी हुए। भूत नहीं दिखाया, काहे का रहस्य। लेकिन अगले दिन चैनल के ईमेल में एक चिट्ठी आई, स्कैन की हुई, बहुत पुरानी, किसी संग्रहालय से, जिसमें राजा वीरेंद्र का फरमान दर्ज था, हवेली की नींव में प्राण प्रतिष्ठा। और अगले पन्ने पर रानी अनन्या की हस्तलिखित आपत्ति, मानव को ईंट मत बनाओ। तीसरे दिन कातरगढ़ के पहाड़ी इलाके में खुदाई के दौरान कुछ पुराने कंगन, बालों के गुच्छे और छोटी हड्डियां वो मिली। जिला प्रशासन ने पहली बार काली हवेली को सुरक्षित स्मारक घोषित किया और तहखाने को सील कर दिया, जांच के लिए। गांव वाले शाम को दिए जलाने लगे, हवेली के बाहर, शांति के लिए, क्षमा के लिए, याद के लिए। अर्णव ने अखबार की हेडलाइन पढ़ी। उसके गले में कुछ अटका, खुशी नहीं, हां, एक तरह की हल्की सी राहत और भारी सी थकान। रात को उसने खिड़की पर रखे दिए की लौ देखी और धीरे से कहा, धन्यवाद। तभी जैसे जवाब में कमरे की हवा हल्की सी महकी, पुराने इत्र की तरह, और दूर, बहुत दूर बांसुरी की एक एकांत धुन उठी, जो डर की नहीं, विदाई की थी। उसने आंखें बंद की। नीचे से जैसे तहखाने की वही गूंज उठी, मौन। बरसों बाद मौन को लोगों ने एक धीमी मगर स्थायी कहानी के रूप में याद किया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शोर के लिए नहीं, सन्नाटे के लिए बना था।
अर्णव ने कई और सच कागज पर उतारे, कुछ कड़वे, कुछ मीठे, कुछ ऐसे जो आज तक किसी और प्राइम टाइम में जगह नहीं पा सके। हर कहानी के पहले वह खिड़की पर एक दिया जलाता और एक पल के लिए उस दिए की लौ में अनन्या का धुंधला चेहरा मुस्कुराता, जैसे कहता, वचन निभ रहा है। कातरगढ़ में अब कोई काली हवेली नहीं कहता, लोग उसे ऊपर वाली कोठी ही कहते हैं, पर उस नाम में डर का भार पहले से कम हो गया है। बच्चे कभी कभी पत्थर फेंकते हुए उसके गेट तक पहुंच जाते हैं और बड़े उन्हें पुकार लेते हैं, आओ दिया जलाकर चलते हैं। दीवारों पर काई अब भी है, पर किसी किसी दोपहर जब पहाड़ी हवा बिल्कुल स्थिर हो, दीवारें चुपचाप कुछ कहती सी लगती हैं, एक श्लोक, एक पछतावा, एक क्षमा, और फिर सब शांत। एक शाम जैसे ही सूर्य पहाड़ के पीछे उतर रहा था, हवेली के आंगन में एक पतली सी परछाई दिए की लौ के पास से गुजरी। घूंघट, दिया, दूरी और हवा में किसी के कदमों की पायल धीमे से बोली, सच अब बाहर है। और हवेली की दीवारों ने पहली बार इतने सालों में एक लंबी, सुस्त, संतोष भरी सांस ली।